न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग is the special form of Boltzmann-Stephenson law. बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ का स्पेशल फॉर्म देखो बेटा कैसे हम कह रहे कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू अपने पास था ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 था। ये बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ था। ई यहाँ पर एमिसिविटी है, ए एरिया है, सिग्मा स्टीफेंसन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी है और टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अभी हम कह रहे हैं कि T माइनस टी एस वो टेम्परेचर डिफरेंस सपोज डेल्टा T के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर T को लिख सकता हूँ बेटा टी एस प्लस डेल्टा टी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दैट विल बी इक्वल्स टू टी एस प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ से बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी क्या मिलता है, ई ए सिग्मा, इसको हमने लिखा टी एस प्लस डेल्टा टी होल पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 का, और इसको हम लिख सकते हैं ई ए सिग्मा टी एस पावर 4 को कॉमन ले लिया 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस होल पावर 4 माइनस 1 हो गया। ये डी क्यू बाई डी टी है। अभी देखो इसमें अपन कह रहे कि जो क्यू है उस क्यू को अपन एम एस टी लिख सकते हैं बेटा। इस मतलब हीट है और हीट क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर होता है एम एस टी। तो उसको अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलता है डी बाई डी टी दैट इज एम एस टी इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी एस टू दी पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस होल पावर 4 माइनस 1 हो गया। यहाँ से हम कहेंगे डी टी बाई डी टी एंड डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी एस टू दी पावर 4 अपॉन एम एस, और उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस बेटा 1 के इक्वल। इसको सिंपल अपने लिखा डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस 1 बेटा। ये कैसे आया, तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू बेटा 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी लेस देन 1। तो हम कह रहे कि डेल्टा टी वेरी स्मॉल है और डेल्टा टी बेटा वेरी स्मॉल है, तो उस केस में जो वैल्यू है वो अपने को मिलेगा 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि डेल्टा टी वेरी स्मॉल है तो मैंने पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको अपन नेगेटिव साइन रखेंगे। तो यहाँ से बेटा रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू, ये हमें मिला ई ए सिग्मा टी एस क्यूब 4 था तो ये टी एस क्यूब अपॉन एम एस 4 बेटा यहाँ पे आ गया, और इसको हमने डेल्टा टी और डेल्टा टी को अपन टी माइनस टी एस लिख सकते हैं, और ये जो क्वांटिटी है उसको अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे। तो माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू के टाइम्स टी माइनस टी एस के इक्वल होगा। ये बेटा रेट ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हमने बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ से डिराइव किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दैट इज द स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म कैसे, कि जब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी लेस देन अपन कह रहे कि 35 डिग्री सेल्सियस है, तभी जाके अपन इस
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज कर सकते हैं। और दूसरा अपने और रेस्ट्रिक्शन इसमें देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ओनली वैलिड व्हेन द कूलिंग टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन के कारण कूलिंग होता है तो ही अपन यहाँ पर ये लॉ यूज करेंगे। अगर जैसे कंडक्शन, जैसे कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण अगर कूलिंग हो रही है तो उस केस में अपन ये लॉ यूज नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक बेटा? यस। अब अभी अपन देखेंगे किसी टाइम टी पर, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कोई बॉडी अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है तो टी टाइम पर उसका टेम्परेचर क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ में टेम्परेचर किस टाइप से वेरी करेगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो है माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी एस। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। हमें टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। डी टी अपॉन टी माइनस टी एस। टेम्परेचर को मैंने एक तरफ और ये हमें मिला माइनस के इंटू डी टी। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। टी इक्वल्स टू जीरो पर हम कह रहे कि जो बॉडी है उसका टेम्परेचर टी नॉट के इक्वल है। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था और किसी टाइम टी पर उसका टेम्परेचर टी है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर डी टी अपॉन टी माइनस टी एस ये होता है बेटा एल एन टी माइनस टी एस। यहाँ पे अपन कहेंगे कि टी नॉट टू टी इक्वल्स टू माइनस के टी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट जीरो टू टी हो, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे एल एन टी माइनस टी एस माइनस एल एन टी नॉट माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस के टी। और लॉग की प्रॉपर्टी अपन यूज करें तो एल एन टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस के टी के इक्वल। और उसको हम कह सकते हैं कि टी माइनस टी एस अपॉन, दोनों तरफ बेटा एंटी लॉग ले लिया मतलब ई की पावर रखा, तो ई एल एन क्या होता है बेटा वन होता है। ये जो है वो वन हो जाएगा। तो टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस के टी के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं टी माइनस टी एस इक्वल्स टू टी नॉट माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस के टी के इक्वल होगा। और टी टाइम पर फाइनल टेम्परेचर टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस के टी के इक्वल होगा। ये बेटा किसी टाइम टी पर बॉडी का टेम्परेचर होगा, एक्सपोनेंशियली डीके होगा। टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। अगर टेम्परेचर का टाइम के साथ में बेटा अपन कर्व प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये बेटा अपन करें कि टाइम एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस टाइम एक्सिस है। इनिशियली बेटा अपन कह रहे कि टेम्परेचर टी नॉट था और फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बेटा सराउंडिंग के साथ में होगा तो फाइनल टी एस हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली कुछ इस टाइप से बेटा डिके होगा। हमें ये ग्राफ बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी टाइम के साथ में किस टाइप से वेरी करता है। तो टी नॉट बेटा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल बेटा सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम, सराउंडिंग से कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये अपन कह रहे कि टेम्परेचर टाइम के साथ में किस टाइप से वेरी कर रहा है उसका ग्राफ कैसा है वो बेटा आपने प्लॉट किया। टी इनिशियली बेटा टेम्परेचर जो है टी इक्वल्स टू जीरो पर किसी बॉडी का टेम्परेचर टी इक्वल्स टू टी वन है एंड आफ्टर टी वन टाइम टेम्परेचर या टी टाइम टेम्परेचर बिकम्स टी टू।
इनिशियल टेम्परेचर T1 है, आफ्टर टी टाइम टेम्परेचर बिकम्स T2 और सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा Ts है। ये सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts के इक्वल है। तो एवरेज फॉर्म में बेटा अपन कहेंगे कि फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन टोटल टाइम टेकन T इक्वल्स टू माइनस के T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस Ts। ये बेटा अपन कह रहे कि एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इससे रिलेटेड अपने को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये अपन कह रहे कि जो टेम्परेचर या टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया T2 माइनस T1 अपॉन T इक्वल्स टू माइनस के, फिर एवरेज टेम्परेचर हो गया T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस Ts। जब अपन कह रहे कि चेंज वेरी स्मॉल होता है तभी ये अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वहाँ पर एक्सपोनेंशियल अपन कह रहे कि जैसे एक्सपोनेंशियली उसको सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल रहता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है इक्वेशन, सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस इक्वेशन से बचने के लिए अपन ये एवरेज फॉर्म यूज करते हैं। देखो कैसे बेटा, एक एग्जांपल इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है द टेम्परेचर द इनिशियल टेम्परेचर of the body is 40 degrees Celsius, which becomes which takes 10 minutes to decrease, 10 minutes to become 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius. Then find the time taken, when the temperature of the body becomes 25 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. The surrounding temperature is 10 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हमें कहा गया है कि 40 से 30 होने में टाइम बेटा कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो 25 टू 20 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम अपने को फाइंड करना है। एवरेज फॉर्म बेटा अपन यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे केस वन में अपने को कहा गया है कि T1 40 डिग्री सेल्सियस है और T1 से T2 बेटा 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। टाइम टेकन T1 10 मिनट है और सराउंडिंग टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो एवरेज फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू माइनस के T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस Ts। ये हमने लिखा। अभी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू पुट किया तो देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू 40, सॉरी T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू 30, माइनस साइन को हटा देता हूँ तो इसको बेटा आपने लिखा, या एक बार T1 अपने पास सॉरी T2 फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू बेटा 30 माइनस 40 अपॉन टाइम टेकन 10 मिनट इक्वल्स टू माइनस के 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 के इक्वल होगा।
मीन्स ये बेटा अपने को यहाँ से मिलेगा -10/10, -1 हो गया, इक्वल्स टू बेटा -k हो गया, और 30 + 40 बेटा 70/2 35, 35 - 10 25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k जो है कांस्टेंट 1/25 के इक्वल मिला। अभी फर्स्ट इक्वेशन से k मिल गया, तो सेकेंड इक्वेशन फर्दर केस 2 अपन यहाँ पर देखें। केस 2 में हमें कहा गया है कि इनिशियल टेम्परेचर 25 है, दैट बिकम्स 20 डिग्री सेल्सियस इन टाइम टेकन t फाइंड करना है। k ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं और ts की वैल्यू हमें मिला 1/25। तो यहाँ से अपन कहेंगे T2 20 -25 अपॉन टाइम टेकन फाइंड करना, माइनस k की वैल्यू बेटा 1/25, T1 25 + 20 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग 10 हो गया। मीन्स यहाँ से 5/t इक्वल्स टू विथ माइनस -1/25 और 25 + 20 बेटा 45 डिवाइड बाई 2 22.5 -10 12.5 बेटा, और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 12.5 और ये बेटा किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल। तो अभी कितना टाइम लगेगा बेटा 10 मिनट। देखो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 40 to 30 होने में भी टाइम 10 मिनट लग रहा है और 25 to 20 होने में भी 10 मिनट लग रहा है। इसका मतलब हायर द टेम्परेचर हायर विल बी एमिशन। किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एमिसिव रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि एमिसिव रेट टेम्परेचर के हमने देखा पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एमिसिव रेट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो एमिसिव रेट कम होगा। मतलब 25 to 20 डिग्री सेल्सियस होने में भी टाइम कितना लग रहा है बेटा 10 मिनट के इक्वल लग रहा है। क्लियर। ये क्वेश्चन अपने को कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल के फॉर्म में इसी टाइप का एक क्वेश्चन गिवन है। ड्यूरिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन during black body radiation the wavelength corresponding to the maximum energy is inversely proportional to the absolute temperature of the body during black body radiation। हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हमने कहा लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट अपन ऐड करेंगे, दैट इज वेन्स कांस्टेंट b/t। तो वेन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू b/t के इक्वल है। b यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, b that is proportional constant and which is called Wien's constant। उसको वेन्स कांस्टेंट कहेंगे, और जो वेन्स कांस्टेंट b है उसकी वैल्यू होता है 2.89
इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये इस विंस कांस्टेंट की वैल्यू है। एजोटा जो डाटा है अपने को याद रखना है। B इक्वल्स टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अगर हम इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और बेटा वेवलेंथ में अगर ग्राफ देखें, ये जैसे इसका ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे लैम्डा है और उसका ग्राफ तक कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ऐसे इसका कर्व होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये ग्राफ ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस होता है, इसलिए अपन इसको विंस लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि टेम्परेचर T1 पे ग्राफ है, ये T2 पे ग्राफ है और ये बेटा T3 पर ग्राफ है। यहाँ पर ये लैम्डा मैक्स 1 है, ये लैम्डा मैक्स 2 है, ये लैम्डा मैक्स 3 है। और हमें ग्राफ से पता है बेटा कि लैम्डा मैक्स 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स 2 है, इज ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स 3 है। और जब अपन कह रहे कि और टेम्परेचर है वो वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं T1 लेस देन T2 लेस देन T3। ये T1 T2 T3 में रिलेशन होगा, मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो उसका लैम्डा सबसे लिस्ट होगा। और अपन कह रहे कि टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ है वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको विंस लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसके लिए वैलिड है तो हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ड्यूरिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी is directly proportional to 1/T या inversely proportional to the absolute temperature of the body। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो अपन देखेंगे कि जैसे नोट के फॉर्म में बेटा इसको अपन लिखेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना, हमें पूछा जाएगा कि अगर वेवलेंथ इतना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी टेम्परेचर दे रखा होगा, और हमें पूछा जाएगा कि अगर टेम्परेचर इतना हो जाए तो बताओ वेवलेंथ कितना होगा। तो उसके लिए अपन ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, लैम्डा मैक्स 1 अपॉन लैम्डा मैक्स 2 इक्वल्स टू T2/T1। इसमें से हम जो भी अननोन अगर पूछा है तो वो अननोन की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हमें एरिया अंडर द एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी और टेम्परेचर का अगर ग्राफ पूछा जाए तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है E लैम्डा वो बता होता है 2πc/kT अपॉन लैम्डा टू पावर 4 के इक्वल होता है। 2πc/kT लैम्डा टू पावर 4, इसको बेटा रेले डिस्ट्रीब्यूशन अपन कहेंगे। ये अपने सिलेबस में नहीं है बट एक रिलेशन अपन यहाँ से देखेंगे, रेले डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। और जो रेले डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि डिस्ट्रीब्यूट होगी, और हमें लैम्डा मैक्स अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे द मैक्सिमम एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी during during black body radiation, during black body radiation the maximum energy during black body radiation is directly proportional to the fifth power of absolute temperature, fifth power of the absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
मतलब हम ये कह सकते हैं कि ई लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5 टा। ये भी कभी कभार अपने को रिजल्ट इसमें पूछा जाता है कि जैसे लैम्डा मैक्स 1 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपॉन लैम्डा मैक्स 2 इक्वल्स टू टी 1 टू द पावर 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 5 और टेम्परेचर लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको लैम्डा मैक्स 2 अपॉन लैम्डा मैक्स 1 होल पावर 5 इस टाइप से बेटा लिख सकते हैं। सेकेंड रिलेशन है मैक्सिमम जो एनर्जी है वो टेम्परेचर की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब वेवलेंथ के पावर 5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि टेम्परेचर वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट, अगर अपने को एरिया अंडर द कर्व एंड lambda axis is the directly proportional to the fourth power of temperature। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A is directly proportional to T to the power 4 बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसमें बेटा सेम अपन यूज कर सकते हैं A1 by A2 इक्वल्स टू T1 to power 4 अपॉन T2 to the power 4। लैम्डा के टर्म्स में लिखे तो लैम्डा 2 to power 4 अपॉन लैम्डा 1 to power 4। ये बेटा एरिया अंडर द कर्व जो अभी हमने कर्व देखा ये वाला बेटा, ये जो कर्व है उसका एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वो अपन कह रहे कि टेम्परेचर टू पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरिया भी बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इसका एरिया ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया। T3 सबसे ज़्यादा है तो T3 का एरिया अंडर द कर्व सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर बेटा।